Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications timely. In this video, we are going to talk about a latest update regarding banks. जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों आते हैं। तो इन दोनों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है। इकरा आपको पता है एक एजेंसी है। इकरा एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट बहुत ही मायने रखती है। ये रिपोर्ट्स या जो एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज, उनकी कमेंट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए इनकी एक रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूमबर्ग क्विंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या उनकी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर पा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स में राइज टू 10.1 टू 10.6% बाई मार्च 2021। इकरा की ये रिपोर्ट है। क्या बोलती है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या चीज़ें लिखी हैं, वो सारी बातें आपको समझाऊंगा। आप स्क्रीन पे चाहें तो देख भी सकते हैं। यहाँ पे इकरा ने बताया है इस रिपोर्ट में कि जो बैंक्स का जीएनपीए है, जीएनपीए का मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, समझ रहे हैं बात को। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जीएनपीए और एनएनपीए, राइट, दोनों को एक्सपेक्ट किया है इकरा ने कि मार्च 2021 तक 10.1 टू 10.6% से राइज हो जाएगा जीएनपीए और 3.1 टू 3.2% से राइज कर जाएगा नेट एनपीए, राइट, बाय मार्च 2021 अकॉर्डिंग टू इकरा। आगे इन्होंने अपनी इस आर्टिकल के इस रिपोर्ट में बताया है कि जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एनएनपीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो 2.4 से 2.6% डिक्लाइन भी हो सकती है बाय मार्च 2021, बाय मार्च 2022, सॉरी 2021 नहीं है, बाय मार्च 2022। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एज ए मोरिटोरियम आपको पता है कि एक लोन रीपेमेंट को लेकर के एक राहत दी गई थी, लेकिन आपको पता है या इस समय मोरिटोरियम को ख़त्म कर दिया गया। मोरिटोरियम इज़ ओवर राइट नाउ, बट फिर भी बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसेट क्लासिफिकेशन को लेकर के डायरेक्शंस आना बाकी है। आपको बताया था मैंने कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जजमेंट को, वर्डिक्ट को रिजर्व करके रखे हुए है। अब जब भी वो बताएगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड फिर से होंगी, क्योंकि एसेट का क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग सारे बैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर वो डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा अकाउंट एनपीए में जा रहा है, कौन सा अकाउंट उनका बेनिफिटेड अकाउंट है या सही अकाउंट है जो पेएबल है, टाइम से अपनी पेमेंट को पे कर देता है। जीएनपीए और एनएनपीए की अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए Q2 2020 यानी सितंबर 30 2020 क्वार्टर के लिए, तो 7.9% जीएनपीए था और 2.2% इनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, राइट, परसेंटेज में। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से कि जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, और जो क्रेडिट प्रोविज़न है, ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली जो है लोअर ट्रेंड शो कर सकता है इन 2021 2022, यानी 2021-2022 सेशन में सब्सिक्वेंटली लोअर ट्रेंड करता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस रिपोर्ट किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग कलेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी बैंक के पास है, उसके अगेंस्ट में अगर बैंक जो है प्रोविज़न करके रखता है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में कोई अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होने की कगार पे खड़ा होता है, राइट। क्योंकि बिल्कुल जितना आप हाथ में लेके चल रहे हो उतने से बिजनेस नहीं होता, उसको बैक में उसका 2 गुना 4 गुना बैक में आपको सपोर्ट रखना पड़ता है।
वही चीज़ यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए इकरा एक्सपेक्ट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस रिपोर्ट करने की वजह से जो आने वाले 2021-2022 का जो सेशन होगा, इसमें इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और इनका जो क्रेडिट प्रोविज़न है उसमें थोड़ा सा लोअर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इकरा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट थी इस बार जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे काफ़ी कम आती हुई दिखी। अब आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो आरबीआई की तरफ से ये चीज़ जो जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया गया था, ताकि ऐसे लोग जिन लोगों के बिजनेस है, जिन लोगों का धंधा पानी कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, उनको पे करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके फ़ायदे के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा मेथड है जो जो टाइम स्केड्यूल्ड होता है आपकी ईएमआईज़ के लिए या फिर लोन इंटरेस्ट के लिए, उस ईएमआईज़ या टाइम फ्रेम को, या यूँ कहिए कि जो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स है उसको बढ़ाया जा सकता है, राइट। या फिर जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट वैल्यू है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन और किस आपके बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि इसके लिए जो अथॉरिटी होती है वो पूरी तरीके से एनालिसिस करती है, उसके बाद आपको ग्रीन सिग्नल देती है कि आपके साथ किस तरीके की लोन रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके से लोन रिस्ट्रक्चरिंग एक मेथड है जिससे हम किसी भी ऐसे पर्सन के लोन को या उसके पे करने वाली ईएमआईज़ को टाइम के हिसाब से हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, आपकी जो जो नेट आपकी जो लोन वैल्यू है उसमें मतलब इंक्रीमेंट ही देखने को मिलता है अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग लोन रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इस बार काफ़ी कम देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बैंक ने 10 लोगों को लोन दे रखा है और 10 लोगों में से 2 ही लोग ऐसे हैं जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लोग ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करके अपनी ईएमआईज़ को टाइमली पे करके छुट्टी कर देंगे। तो यही तो बैंक को चाहिए। बैंक को क्या चाहिए? बैंक तो यही चाहिए ना कि वो जो लोन बांट रहा है, जो लोन डिसबर्स कर रहा है, उसको लोन टाइमली मिल जाए, उसका धंधा, उसका रिजल्ट, जो जितना उसको रिटर्न चाहिए उसको उतना मिल गया, छुट्टी, अच्छी बात है। तो एजेंसी ने यहाँ रिवाइज़ किया कि जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग एस्टिमेट्स है वो डाउनवर्ड एस्टिमेट किया है 2.5 से 4.5% एज ऑफ एडवांसेस, यानी एडवांसेस का 2.5 से 4.5% के आसपास, जबकि एस्टिमेटेड था 5 to 8% के आसपास। अब यहाँ पे देखें, अगर आगे इसमें मेंशन किया गया है कि विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ सस्टेन्ड कलेक्शन से लोअर रीस्ट्रक्चरिंग द एसेट क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर विद नेट एनपीए डिक्लाइनिंग टू 2.4 to 2.6 बाय मार्च 2022। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था मार्च 2021 नहीं है, मार्च 2022 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेट एनपीए है इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा बाय 2.4 to 2.6%, राइट, इन नेक्स्ट टाइम, यानी मार्च 2022, काफ़ी दिन है अभी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे एक चीज़ और मेंशन करी गई है कि जो कैपिटल, इन्होंने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने बैंक्स हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके लिए कैपिटल पोजीशन से वो काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और उनके अंदर काबिलियत है कि वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस अगर क्रिएट होता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस केस सिनेरियो आता है, उस केस में वो अपनी एसेट क्वालिटी की वजह से उसको टैकल करने में सक्सेसफुल रहने वाले हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इकरा ने रिपोर्ट किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक को एडिशनली कैपिटल 43,000 करोड़ रुपए तक नेक्स्ट ईयर तक रेस करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए रेडी है बाई क्वार्टर 4, यानी इसी करंट फिजिकल ईयर के 4th क्वार्टर तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ अमाउंट जो है इन्फ्यूज़ कर सकती है, और बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा, इतना छोटा अमाउंट नहीं है, मैंने आपको अपडेट किया था। तो इसमें अलग अलग बैंक्स हो सकते हैं, जैसे कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, ठीक है, अलग अलग बैंक्स हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट डिस्क्लोज़ नहीं कर दिया जाता, तब तक
गवर्नमेंट अभी इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात निकल के आ जाएगी तो उसके आधार पर बैंक्स कम से कम ये तो डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा उनका अकाउंट एनपीए है और कौन सा उनका अकाउंट एनपीए नहीं है, राइट। उसके आधार पर कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इतना तो श्योर है कि Q4 के अंदर ही बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूज़ होता हुआ दिखेगा, यानी तय है। ये बात मैंने आपको बताई थी और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ही बताई है और मैंने अपडेट भी किया था आपको। सो ये एक रिपोर्ट रही जो आपको मैंने बताया इकरा की तरफ से बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो कि आपको जानना ज़रूरी था। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।